नमस्कार, मैं अजय कुमार। आरबीआई कानून की 1934 के सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 नवंबर साल 2016 को डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट कानूनन अवैध करार दे दिए गए थे। साल 2016 में अधिसूचना जारी होने के बाद ही डीमोनेटाइजेशन के फैसले को चुनौती देते हुए कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की गईं। डीमोनेटाइजेशन से जुड़ी तकरीबन 58 याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 2 जनवरी साल 2023 को फैसला सुनाया है। 5 जजों में से 4 जजों ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया और 1 जज ने इस पर असहमति जताई। मतलब 4:1 से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि 8 नवंबर 2016 को जारी की गई अधिसूचना नोटिफिकेशन संवैधानिक है। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल थे। इनमें से केवल एक महिला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बाकी 4 जजों से अलग फैसला सुनाया, अपनी असहमति जाहिर की। याचिकाकर्ताओं की याचिका को इकट्ठा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सवाल बनाए। इन 6 सवालों पर अपना जवाब देते हुए फैसला सुनाया। पहला सवाल बनाया कि क्या आरबीआई कानून के सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि किसी बैंक नोट के सभी सीरीज की नोटबंदी कर दे। क्योंकि कानून में सीरीज के पहले एनी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि एक या कुछ सीरीज की बैंक नोट की नोटबंदी की जा सकती है, सबकी नहीं। इस पर बहुमत की तरफ से फैसला लिखते हुए जस्टिस गवई ने लिखा कि हम मानते हैं कि किसी भी कानून का मकसद होता है, इसी आधार पर इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। परपेसिव इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत के आधार पर कहा जाए तो यह स्थापित सिद्धांत है कि इंटरप्रिटेशन का आधुनिक नजरिया व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि पांडित्यपूर्ण। वह इंटरप्रिटेशन जिससे कानून का मकसद पूरा हो जाए उसे अपनाना चाहिए, ना कि जिससे भ्रम पैदा होता है, विरोध होता है और संघर्ष पैदा होता है उसे अपनाया जाए। आरबीआई का काम मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी के रेगुलेशन और मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। करेंसी के मैनेजमेंट में ही डीमोनेटाइजेशन भी आता है। आरबीआई अधिनियम के सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 के तहत केंद्र सरकार आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के सुझाव के बाद ही फैसला ले सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर हामी भर दी है तो इसका कहीं से मतलब नहीं है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 केंद्र सरकार पर किसी तरह की सीमा लगाने का इरादा रखती है, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अगर आरबीआई कानून के सेक्शन 26 के सब सेक्शन 2 की व्याख्या इस तरह से की गई कि किसी बैंक नोट के सभी सीरीज की डिमोनेटाइज करने की इजाजत आरबीआई नहीं देता है, तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी बैंक नोट की 20 सीरीज है। अगर याचिकाकर्ताओं के तर्क को माना जाए तो केंद्र सरकार 19 सीरीज को डिमोनेटाइज करने का अधिकार रखती है, मगर 20 सीरीज को नहीं। यह बड़ी अजीब स्थिति हो सकती है। इस तरह से हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि कानून में लिखा एनी का मतलब यह है कि किसी बैंक नोट की सभी सीरीज को डिमोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। पूरी योजना और मकसद को संदर्भ बनाकर देखा जाए तो एनी का मतलब ऑल भी लिया जा सकता है। इस सवाल पर बहुमत से असहमत होने वाली जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर आरबीआई की धारा 26 की उपधारा 2 में लिखे एनी शब्द का मतलब ऑल से लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आरबीआई को व्यापक शक्ति दी जा रही है। इस तरह की व्यापक शक्ति का इस्तेमाल केवल गजट में नोटिफिकेशन जारी कर देने से नहीं किया जा सकता है। एक ही बार में किसी बैंक नोट की सभी सीरीज की नोटबंदी कर देना, किसी नोट के कुछ सीरीज के नोटबंदी कर देने से बहुत बड़ा मामला है। केवल सरकार ही नहीं बल्कि आरबीआई भी यह सुझाव देता तो इसे बिना कानून बनाए लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरी राय में यह फैसला केवल गजट में नोटिफिकेशन दे देने के जरिए नहीं, बल्कि संसद के पटल पर सरकार को प्रस्ताव पेश कर, वाद विवाद कर और कानून बनाकर लेना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं की याचिका को इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल बनाया था कि अगर आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार को इतनी शक्ति नहीं मिलती है कि वह नोटबंदी कर दे,
अगर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने कानून के तहत मिलने वाली शक्ति से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसलिए केंद्र सरकार का कदम असंवैधानिक है। इस पर बहुमत की तरफ से जस्टिस गवई ने कहा कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 के मुताबिक सरकार आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के सुझाव के बाद ही किसी तरह का कदम उठा सकती है। यानी इस प्रावधान में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का सुझाव देने का मतलब है कि यह प्रावधान जरूरत से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अंतर्निहित सुरक्षा, इंट्रिंसिक सिक्योरिटी की व्यवस्था करता है। अगर सरकार ने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के परामर्श के बाद फैसला लिया है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने शक्ति के मामले में अधिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। इस आधार पर इस फैसले को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने बहुमत के इस फैसले पर असहमति दर्ज की और लिखा कि इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल केवल गजट में नोटिफिकेशन जारी कर नहीं किया जा सकता है। कानून बनाकर ही इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए था। सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सरकार का कदम असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं के सवालों को इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा सवाल बनाया कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कानूनन कई तरह की खामियां हैं, इसलिए 8 नवंबर 2016 यानी कि डिमोनेटाइजेशन के नोटिफिकेशन को खारिज कर देना चाहिए। इस पर बहुमत ने अपने फैसले में लिखा है कि केवल इसलिए कि प्रक्रिया की पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। फैसला लेने के 6 महीने पहले से आरबीआई और सरकार के बीच आपसी बातचीत चल रही थी, इसलिए फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। फैसले की मेरिट और प्रभाविता पर देखा जाए तो कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि आर्थिक फैसले का असर क्या होगा। बहुमत की राय से असहमत होते हुए जस्टिस नागरत्ना ने लिखा कि आरबीआई ने जो रिकॉर्ड सबमिट किया है उसमें मैंने एज डिजायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे शब्द और वाक्यांश का इस्तेमाल देखा है। इसका मतलब है कि आरबीआई ने इतने गंभीर मुद्दे पर अपने स्वतंत्र विवेक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। यह वाक्यांश बताता है कि आरबीआई ने वही किया जो केंद्र सरकार चाहती थी। डिमोनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया महज 24 घंटे में पूरी कर ली गई थी, यानी बैंक को सोचने विचारने के लिए समय भी नहीं दिया गया था। बहुमत अपने फैसले में एक जरूरी तथ्य को नहीं देख रहा है, वह यह है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 के मुताबिक डिमोनेटाइजेशन का सुझाव केंद्र सरकार नहीं बल्कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड रखेगा। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन की बात की गई है, मगर नोटबंदी के प्रस्ताव की पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी। आरबीआई की तरफ से किसी तरह के रिकमेंडेशन यानी सुझाव नहीं गई थी। इसलिए मेरी राय में डिमोनेटाइजेशन का फैसला कानूनन सही नहीं था। याचिकाकर्ताओं की याचिका को इकट्ठा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चौथा सवाल बनाया था कि क्या डिमोनेटाइजेशन का फैसला आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट पर खरा उतरता है। सरल शब्दों में समझे तो इसका मतलब यह है कि जिस मकसद के लिए फैसला लिया गया उस मकसद और फैसले के बीच सुसंगत रिश्ता बनता है या नहीं। अगर सुसंगत रिश्ता बनता है तो मतलब फैसला ठीक था, अगर नहीं बनता है तो फैसला ठीक नहीं था। बहुमत की तरफ से फैसला लिखते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि जिन मकसदों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, उन मकसदों और नोटबंदी के बीच सुसंगत रिश्ता बनता है। इसलिए इस आधार पर भी नोटबंदी के फैसले को खारिज नहीं किया जा सकता है। बहुमत की राय से असहमत होते हुए जस्टिस नागरत्ना ने लिखा कि नोटबंदी का फैसला अच्छी नीयत से लिया गया था। काला धन, नकली नोट और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए लिया गया था। इसके मकसद को लेकर मेरी कोई असहमति नहीं है। मैं इस फैसले को केवल कानूनी विश्लेषण और प्रक्रिया के आधार पर गैर कानूनी कह रही हूं। याचिकाकर्ताओं की याचिका को इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट ने 5वां सवाल बनाया था कि क्या नोट बदलने की 52 दिन की समय सीमा अतार्किक कही जा सकती है। बहुमत की तरफ से जस्टिस गवई ने लिखा कि साल 1978 में जब पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब नोट बदलने के लिए महज 3 दिन का समय दिया गया था। इसलिए हम यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिरकार 52 दिन की सीमा किस तरह से अतार्किक और अन्यायी है।
कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। चूंकि जस्टिस नागरत्ना ने कानूनी आधार पर असहमति जताते हुए इस फैसले को गलत ठहराया था, इसलिए उन्होंने इस सवाल पर भी कुछ नहीं कहा। यह बात तो जजमेंट की हुई, कानून से जुड़े तकनीकी पहलुओं की, मगर इन सब के साथ ही इस पर भी बात करनी जरूरी है कि क्या वाकई देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन और विनियमन करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी संस्था ने इस फैसले का विरोध किया था। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट छपी कि आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट तो सौंपा, मगर उन बिंदुओं को हटा लिया जिस पर उसने केंद्र सरकार का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जिन फायदों को बताया था, उन फायदों पर आरबीआई की आपत्तियां थीं। आरबीआई का कहना था कि कुछ मामलों में वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा केंद्र सरकार नोटबंदी को लेकर ऐलान कर रही है। नोटबंदी के फैसले से कुछ घंटे पहले आरबीआई ने अपनी आपत्तियों को रिकॉर्ड करते हुए दर्ज किया था। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि जितने बड़े स्तर पर कैश का सर्कुलेशन है, उतने ही बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है, इसलिए डीमोनेटाइजेशन होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। आरबीआई ने डीमोनेटाइजेशन के फैसले से कुछ घंटे पहले बताया था कि साल 2011-12 से लेकर 2015-16 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में 30% से कम की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान भारत की कुल जीडीपी में 11% के आसपास कैश का सर्कुलेशन था। अमेरिका की कुल जीडीपी में इसी वक्त कैश का सर्कुलेशन 7.74% के आसपास था। इसे आधार बनाकर कहा जाता था कि भारत में कैश सर्कुलेशन कम होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, जबकि आरबीआई का कहना था कि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी को रियल रेट पर देखा जाता है। अर्थव्यवस्था में कैश के सर्कुलेशन से आंकने पर नॉमिनल रेट पर अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दिखती है। अगर इस नॉमिनल रेट में महंगाई को घटाकर देखेंगे तो रियल रेट पर अर्थव्यवस्था की स्थिति दिख जाएगी। इस आधार पर देखें तो भारत में कैश की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी नहीं है कि यह कहा जाए कि डीमोनेटाइजेशन कर देने से भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा धक्का मिलेगा। आरबीआई के इस विरोध को नज़रअंदाज कर दिया गया। नोटबंदी के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही। साल 2021-22 का आंकड़ा कहता है कि भारत में कैश टू जीडीपी रेशियो 13.7% के आसपास है, यानी उससे 1% ज़्यादा ही है जो नोटबंदी के पहले था, यानी कुछ भी नहीं बदला। सरकार का कहना था कि नोटबंदी के बाद नकली नोटों की समस्या से निजात मिल जाएगी, मगर आरबीआई ने अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था एक भी नकली नोट परेशानी की बात है। मगर भारत के 17 लाख करोड़ के कैश में महज 400 करोड़ रुपए नकली नोट के तौर पर घूम रहे हैं। इस लिहाज से यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है कि जिसके लिए डीमोनेटाइजेशन किया जाए। सरकार ने कहा कि नोटबंदी से काला धन पर हमला होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि काला धन का बहुत बड़ा हिस्सा कैश में नहीं घूम रहा है, बल्कि रियल एस्टेट, गोल्ड और कई तरह की भौतिक संपत्तियों में लगा हुआ है। नोटबंदी से इस पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी के पहले विरोध दर्ज किया था, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते समय नहीं किया गया। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।